आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज विश्व कविता दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण दिवस के दिन आज हम लोगों ने एक काव्य गोष्ठी यहाँ आयोजित की है, जिनमें हम लोग शीन काफ निजाम जी को, वरयाम सिंह जी को, रोहिणी अग्रवाल जी को, श्री प्रकाश शुक्ल जी को, राजला शाह जी को सुनेंगे। कुछ एक कविताएं मेरी ओर से भी। तो आज ये 6 कवि अपने अपने ढंग से अपनी लिखी कविताओं का पाठ करेंगे और इस संबंध में उन्हें कुछ उचित लगे, कुछ कहना चाहें तो वे कहेंगे भी। तो हम सीधे जो हमारे कविगण हैं उनके पास चलते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत। नमस्कार। रोहिणी जी, श्री प्रकाश शुक्ल जी, राजला शाह जी, स्वागत, नमस्कार। मित्रों, तो हम लोग सर्वप्रथम राजला शाह जी के पास चलते हैं। वे फिल्में बनाती हैं और कविताएं लिखती हैं। गद्य में भी हम उनकी शिरकत से अवगत हैं, अनुवाद करती हैं। एक छोटी सी उन्हीं की कविता को यहां पढ़ते हुए उनको बुलाता हूं। वह कविता है ए जिद की प्रेम। परछाई की खिड़की से उनके कविता संग्रह में यह कविता संकलित है। अपने ढंग से लिखती हैं। लगता है प्रेम था, लगता है प्रेम था कभी, अभी अभी, अब केवल चढ़ते सूरज में सिकुड़ती सिमटती परछाई सी उसकी जिद। तो राजला जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। राजला जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। तो ये आपने जैसे तो इसके बाद की कुछ जो है नहीं तो कुछ नई कविताएं। जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो उसके बाद की कुछ कविताएं मैं पढ़ती हूँ। ये किसी संग्रह में नहीं है। इस कविता का नाम है तीसरा विश्व युद्ध। हर सुबह नई जो हो आए, हर रात चैन से सो जाए, क्यों आकुल व्याकुल मन। हर सुबह नई जो हो आए, हर रात चैन से सो जाए, खोने पाने का भंवर जाल, जल में जल का यह इंद्रजाल, बरसे सूरज कण कण। दिन भर भर रह जाए खाली, उजली रातें उजली काली, और कानों में खन खन। धज सूरज की धज जोगी भेस, कनफटे नैन या बहरे केस, उल्टी बानी अकत संदेश। Sorry. धज धज सूरज की धर जोगी भेस, कनफटे नैन या बहरे केस, उल्टी बानी अकत संदेश, रटे राम निरंजन। पुर गए घाव जो लेखा था, क्या हुआ युद्ध जो देखा था बढ़ा ग्रहों का तापमान, जो झुलसा उसमें आसमान, तन आकुल व्याकुल मन। हो खबर तुम्हें तो बतलाना, जो बारी पर आना जाना, था गौरैयों का सुबह शाम, पंखों में बंद उड़ानों ने इस जन्म धराया है क्या नाम।
क्या धरती अब भी घूम रही? सागर क्या अब भी गहरा है? चंदा क्या अब तक थका नहीं? घटता बढ़ता जो घेरा है, ज्यों आकुल व्याकुल मन। हो खबर तुम्हें तो बतलाओ, उस गुफा गेह के बारे में, बन शून्य जिसे हो पहराओ, उस गगन घटा ओसारे में। छूटे मेरा जंगी खंजर, टूटा बाजा, माटी मैना, अंधा आईना दिखलाए, एक सूरतिया हो दिन रहना। हर रंग जहां रंगीलापन, हर आंख अबरखी नीलापन, उस देश का गान करो जोगी, के आकुल व्याकुल मन रटे राम निरंजन। दूसरी कविता का नाम है प्रार्थना। अब फिर एक बार सब कुछ और कुछ नहीं का नाम तुम और मैं है। अब फिर एक बार सब कुछ और कुछ नहीं का नाम तुम और मैं है। सब कुछ से गुजर कर गढ़ी गई मैं की प्रतिमा, ढोल नगाड़ों की उत्सव थापों पर सिराने लाए हों इस घाट। लौटालने मिट्टी को मिट्टी में, जल को जल, पवन को पवन, अग्नि को अग्नि, आकाश को आकाश में खुल जाने दो। नीला आकाश आंको अब, तुम सिर्फ नीला, बहुत गहरा, डबडबान, रोशन रुपहला, आसमान। मैं हूं तो तुम हो, जो तुम हो तो जग होवे भासमान। ये कविता है जिसका नाम है राम सखा। यह खून अभी तक ताजा है, यह खून अभी तक ताजा है, मृगछाल खंजड़ी बाजा है। एक रानी है, एक राजा है, आज रंग महल में साजा है। बस जमी बर्फ में एक पुकार, हिरनी का बन बन हाहाकार। हर हिमकण में, हर शिला शैल, लौटे क्यों उल्टे पांव चुड़ैल। जा छिपे कहाँ वो प्राण सखा, किस तोते की लूं जान सखा। जो छूटे पिंड उड़े हंसा, ना तन तन सा, ना मन मन सा। मझधार कहाँ, भवपार कहाँ, कहाँ तेरा तारनहार सखा। नित नए बदलते रूपों में, जो दिखलाए ब्रह्मांड सखा। ये एक कविता है जिसका शीर्षक नहीं है अभी। कौन ये मुझको हंसाए, कौन जो मुझको रुलाए। दोपहर अधरात को यूं ही जगाए, लोरियां फिर खुद ही खुदा बुलाए। हर तरफ जो वही चेहरा, सुरमई रोशन सुनहरा। कान में पुरखों के बैना, उड़ो सुग्गा उड़ो मैना। पीठ मेरी पीछे पीछे, आई ना आंखों को नीचे। रुकूं मैं तो रुके वह भी, चलूं मैं तो चला आए। मुड़ूं तो पत्थर की मूरत हो, हिले ना जड़ा जाए। खुदा जाने नाम है क्या, जो वो पूछे काम है क्या। क्या कहूं कुछ नहीं यूं ही, लौट आई बेवजह ही। सखा मोरे मिलोगे यूं भान न था, सखा मोरे मिलोगे यूं भान न था। रोशनी थी, होश भी था, ज्ञान न था। मुड़ी जो मैं पीठ पीछे, प्रभु मोरे मूर्ति थी, प्राण न था। एक और है, इसका भी शीर्षक नहीं है। जुग बीते जड़ शिला हुए, निद्रा क्यों तुमने मान लिया। छातिम के तले अंधेरा था, क्या तुमने जंगल जान लिया। धरती पर पड़ी शिला को फिर क्यों तुमने बुद्ध का नाम दिया। क्यों देवी के वर देने से पहले
तुमने वर मांग लिया। छातिम की अंधी छाया में किरणों का नाच सपेरा था। सूरज के जाल सुनहरे ने मन ने एक मन का फेरा था। वह धूप छाह का खेल था या पत्थर पानी बन डोला था। वह बारिश थी या बिजली थी या फिर बुत ही कुछ बोला था। अब आंख मिचौनी खेल खत्म, जड़ में चेतन पहचान लिया। इस धूप छाह के खेल में अब खुद में तुझको भी मान लिया। अब फिर बुत बनने से पहले तू जाहिर है ये जान लिया। एक कविता है जो उसका नाम है एलिस। बचपन की सहेली तुम ये पहेली बुझा दो। बचपन की सहेली तुम ये पहेली बुझा दो। गुम हुई वक्त गुम हुई वक्त राह जो वह राह सुझा दो। जिस राह पर खरगोश खड़ा देखता घड़ी हो, एलिस भी कहीं उसके आसपास ही खड़ी हो। चाहे नहीं समझती अभी उसकी हड़बड़ी हो, वो स्वप्न वाले वक्त की हो जो भी गड़बड़ी हो। इस लोक से उस लोक का भूगोल उलट बांसी। इस लोक से उस लोक का भूगोल उलट बांसी। इतिहास मुक्त रानी बिन बात देवे फांसी। एलिस मगर अकेली फिरती जहां अभय हो। उसके निराले मन की हो मौज उसकी जय हो। चलती रहे वह बात करती हर एक अजनबी से। पूछे जो कोई कौन वह, सच सच कहे सभी से। ठिठके न पैर ठहरे न आंखों में कोई चेहरा। मन के भी मन के मन में रहे आठों पहर पहरा। थक जाए जब वो सारे इन रास्तों पे चल के। थक जाए जब वो सारे इन रास्तों पे चल के। भर जाए उसका मन जब छोटे बड़े में ढल के। जागे जो सामने हो दीदी कथा सुनाती। एलिस को याद आए सपना वो करामाती। ये कुछ इस तरह की कविताएं थी जो तुकबंदी में आई, और इसके पहले मैंने इस तरह की लिखी नहीं थी, और इस तरह की कुछ मैं सुनाना चाहती थी इस वक्त पहले। और इसके बाद कुछ थोड़ी अलग कविताएं जो इससे थोड़ी जुदा हैं और थोड़ी छोटी हैं, और वो जो संग्रह जिससे अर्पण की आपने पढ़ी उसमें से उस तरह की शायद कुछ है। एक कविता है सुबह। हर बार की तरह तड़ाक टूट गया तार। आकाश पास सरक आया, पृथ्वी सरक गई परे। छुई मुई सी हर पकड़न के पार। गेंद की तरह लुढ़कती हुई खेल से दूर जा छिटकी। सूरज का गोला अलस सुबह उठ आकाश में रेंगता। पृथ्वी को अछूता छोड़ उठ चला गुब्बारे सा। मगन वह उसकी कलाबाजियां देख। अपने छोटे मोटे दुखों पर पांव धरती चट चट करती चढ़ गई गगन की सीढ़ियां। आहट पर, ये भी एक शीर्षक विहीन कविता है। आहट पर चौंक कर देखा, दहरी पार की छवियां लिए सामने खड़ा था आईना। आहट पर चौंक कर देखा, दहरी पार की छवियां लिए सामने खड़ा था आईना। दरवाजे पर खड़ी मैं दिखती थी आईने में जड़ी। आंख चुंधियाती सर चकराती डोलती छवियां ये किसकी। मेरे आंखों में चमकाता कौन यह आईना। अगली कविता है। आसमान घर से बहुत बाहर छूट गया, 7 दरवाजों के बाहर।
हर आहट पर चौकन्ना मेरा मन हथौड़े चलाता है और मैं हड़बड़ा कर खोलती हूँ दरवाजे। 1 2 3 4 5 6 7। उदास आकाश में भारी कदमों से चलते बादल हैं। दरवाजे पर नहीं आया कोई। एक छोटी कविता है। घिसी पिटी धरती पर चिथड़ा चिथड़ा आसमान। घिसी पिटी धरती पर चिथड़ा चिथड़ा आसमान, अपने पंख तौलती एक अकेली अबाबील, टेरती धरती की उदासी, टोहती अनमनी पिपीलिका के पग नेवर। शायद कहीं कोई सुनता होगा। और एक कविता है। नए चमचमाते बाजार में अपना फटा पुराना आप ले, भटकती आत्मा की पुकार रही अनसुनी। नए चमचमाते बाजार में अपना फटा पुराना आप ले, भटकती आत्मा की पुकार रही अनसुनी। अनमनी शाम वह बिना जले कटे गले, लौट आई वापस अपने घर अजर अमर। एक और कविता है। थोड़ी ही देर में अब ये हर्फ दिखने बंद हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में अब ये हर्फ दिखने बंद हो जाएंगे। जब तक हाथ को हाथ सूझता है लिखो। शाम ढल रही है, पंछी लौट रहे हैं, पत्ते चुपचाप अंधेरे को अपने आसपास की खाली जगहों में पसरने दे रहे हैं। आदि। क्यों लगता है यह अंत की ओर वाला चुटपुटे का क्षण है, जो आज रात मेरे पास ही ठहर जाएगा। अगली कविता है। छप्पर सरक जाता, कांपता किवाड़, खिड़कियों के पल्ले हवा में भड़बड़ा जाते। तूफान तनिक थम कर सुनता घर की बात। घर सांस रोक कर सुनता तूफान मन की कही अनकही, और सोचता किवाड़ बंद करने के बारे में। एक और कविता है। नशा नहीं चढ़ा सफेद कागज पर मेरा, नशा नहीं चढ़ा सफेद कागज पर मेरा, वह रहा आया पहले सा कोरा, अपने खालीपन से लबालब, अपनी खोखली गूंजों में गर्क, अपने हल्केपन पर इतराता, अपने नशे में चूर उन्मत्त अफीमची, कोरे का गज भर अजेय विस्तार। ये दो कविताएं हैं एक मेले के बारे में जो यहाँ रामनवमी पे होता था और हम लोग गए थे वहाँ, और मैंने ऐसा मेला और देखा नहीं कभी। और इसका नाम था बौरांस, जगह का नाम था, और नर्मदा के किनारे का मेला था। उसके बारे में दो कविताएं हैं। बौरांस का मेला। नीम अंधेरी रात, घनेरी चांदनी, तारों से फिसल पत्तों से ढलक, लहर लहर बहती नर्मदा, रात की धरती पर अंधेरे में जुटा उजाले का मेला। नदी किनारे रातों रात उगा, मीलों तक पसरा दृश्य, काठ गाड़ी, घंटियां, धोतियां सूखती, सुस्ताते बैल और गमछों पर सिमटी दुकानें, पानी में बहता चांद, मुड़ मुड़ कर देखता, पीछे छूटते मेले को स्मृति बनते। बौरांस के मेले की एक और कविता है। त्योहार अब एक अवकाश भर है, कैलेंडर के पन्नों में फड़फड़ाता। त्योहार अब एक अवकाश भर है, कैलेंडर के पन्नों में फड़फड़ाता। हर बार भुला जाती है बौरांस के मेले की तारीख।
शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, आखा तीज जाने कब गुजर गई, इस बार भी संक्रांत। हर बार की तरह भूल गई तारीख खेड़ी नौत सिंह के उर्स की। बिसर गई, बीत गई, बीती ताही बिसार। मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, भारत एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। एक और कविता है। रात नींद नहीं आई, रेत का समुद्र लहर लेता रहा, उलट पलट रेखाएं इतस्ततः वितान। मरु का लहरिया कटीली गांठों से दामन बचा, ओस की बूंद बूंद बांधता, सुबह की इस कोमल धूप में क्या अपना बंधेज फहराएगा। आज रात नींद में दोहराएगा रेगिस्तान अपना भूला नाम, जो सुबह के स्वप्न सा फिर कल तक बिसर जाएगा। एक कविता है। आज अभी इसी वक्त भड़बड़ाता है कहीं एक द्वार, चौंक कर उठ बैठती हूँ, कौन है? कमरे में कोई नहीं है। भावहीन चेहरे के पीछे दीवार पर टंगा मुखौटा कोई नहीं है। शायद कोई है दरवाजे पर, कोई नहीं है। बाहर भी लेकिन कोई नहीं है। खट भीतर बैठा यह कोई भी कोई नहीं है। और ये एक अंतिम कविता है। चादर पर उभर आई एक सिलवट से, दीवार पर उगे सीलन के धब्बे से, रसोई के सिंक में रखी जली कढ़ाई से, बाथरूम के तड़के आईने से, तकिए पर टूटे बालों से, मैक्सी के नीचे से झांकते पेटीकोट से, स्कूटर के हैंडल पर जमा चूने से, आंगन में पाइप पर सूखते पोछे से, दराज में पड़ी असंख्य चाबियों से डर लगता है। रोज दरवाजे के नीचे से अखबार खिसकाने के स्वर से डर लगता है। दीवार घड़ी की टिक टिक से, उसके पीछे रेंगती छिपकली से, पंखे की आवाज से, दीवार के सुराख से फूटती चींटियों की कतार से डर लगता है। कुकर की सीटी से, दरवाजे पर किसी की आहट से डर लगता है डर बेबात, अक्सर अपने आप से डर लगता है। जी शुक्रिया राजला जी, धन्यवाद। और हमें तो डर नहीं लगता लेकिन जब आप नहीं आती हैं या जब आप कविताओं के पास कम आती हैं तब डर जरूर लगता है, क्योंकि हम ऐसे कवि को लगातार सुनते और पढ़ते देखना चाहते हैं। राजुला शाह हिंदी कविता में एक अलहदा स्वर। और मित्रों, हम पाते हैं इन कविताओं को सुनते हुए भी कि किस तरह उनके लिए कविताएं स्वयं से वार्तालाप भी हैं। जीवन के झुटपुटे से कविता और उसकी छाया को पकड़ने की जिद भी है। लोक के साथ कवि का गहरा लगाव है, मगर अपने एकांत का पास भी उसे प्रिय है। विश्व युद्ध, त्योहार और तमाम घर, आंगन, ऐसे कई इमेजेस इस बहाने हमने आज पढ़ी गई इन कविताओं में पाए, देखे। और एक और जो खास बात मुझे लगी, हमारे पैनल से कोई कवि कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। एक और खास बात लगी राजुला जी की इन कविताओं को सुनते हुए कि किस तरह अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति दोनों से उन्हें समान प्यार है। जब उनका कवि अपने सामने पड़े कागज के
कोरेपन को देखकर अपनी हार नहीं मानता है, उल्टा उसे यह लगता है कि चलो कहीं अच्छा है कि यह नशा कागज पर नहीं चढ़ा। तो इन बेहद बारीक अभिव्यक्तियों में जाकर राजुला शाह जी अपनी कविताएं संभव करती हैं। अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ समय निकाला और हमारे साथ ये कविताएं जुड़ पाई, और लगातार हमारे बीच दीपक यादव जी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और विंध्याचल यादव जी की भी, कि बनारस में किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है, मगर शुक्र है कि श्री प्रकाश शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं कोई ऐसी बात न हो कि कुछ मौसम का प्रभाव, यह अचानक जो यह मौसम ने करवट ली है उसका प्रभाव उन पर कुछ ऐसा पड़े कि हम न सुन पाए। तो हम सीधे श्री प्रकाश शुक्ल जी के पास चलते हैं, और उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण कविता है अंधेरे में काशी। इसके कुछ एक अंशों को पढ़ते हुए मैं उन्हें बुलाता हूं। अंधेरे में काशी। शाम के वक्त लोग जब अपने अपने अड्डों को जाते हैं, काशी अपने अंधेरे में चली जाती है। काशी का अपने अंधेरे में जाना, अंधेरे में काशी का होना है, जहां जीवन की आहट मिलती है और ज्ञानी अपना ज्ञान बघारता है। अंधेरे में काशी उजाले के काशी से ज्यादा खूबसूरत है और मादक भी। यहां अंधेरे में मचलती है और मिचलती भी। यह अंधेरे में मचलती है और मिचलती भी, जहां दर्द है और प्रसव भी। अंधेरे में काशी अपलक निहारती रहती है ग्राहक, टिकठी की तरह तनी हुई। कभी यह अलसाई हुई खूबसूरत नायिका है, तो कभी हकारती हुई नागिन, और इन दोनों के बीच उसका विस्तार वही महाशमशान होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझने नहीं पाती। इस कविता में और कई ऐसे महत्वपूर्ण अंश हैं, और काशी पर कई कई कविताएं लिखी हैं। कई कवियों ने अपने अपने ढंग से लिखी हैं। स्वयं बनारस में रहते हैं श्री प्रकाश शुक्ल जी, और काशी को लेकर उनके अनुभवों से, उनकी कविताओं से हम सभी परिचित हैं, अवगत हैं। तो मैं सीधे श्री प्रकाश शुक्ल जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविताओं का पाठ करें। शुक्ल जी, स्वागत। माइक को ऑन कर लें जी। शुक्रिया अतुल जी, और हमारे सभी पैनल के साथियों का अभिवादन। बिल्कुल सही कहा कि भीतर पाठ है और बाहर घोष है। भीतर कविता चल रही है और बाहर जलधार की आवाज सुनाई दे रही है। बहुत तेज बनारस में पानी इस समय गिर रहा है और खूब तेज आंधियां आ रही हैं, चल रही हैं। तो ऐसे में हम लोग इसको बहुत विस्तार मैं नहीं दूंगा, पता नहीं कब नेट की स्थिति आ जाए। लेकिन अभी मैं मध्य प्रदेश की यात्रा से कल ही लौटा हूं, और जबलपुर, कान्हा, अमरकंटक और पारसीली होते हुए बनारस लौटा हूं कल शाम को। तो इस यात्रा में कुछ कविताएं मैंने जो लिखी हैं उनका ही मैं पाठ करूंगा, और शायद पहली बार ये कविताएं आप सबके सम्मुख होंगी। जबलपुर के धुआंधार के बारे में राजूला जी तो खैर वहीं के हैं, जानती ही हैं सब। तो उस धुआंधार पर एक कविता मैंने लिखी है, और वो जिसको हम लोग निहारते हैं और बहुत उसको सौंदर्य से देखते हैं। मैंने उसको एक नदी की लय के टूटने से जोड़ा है। जो धुआंधार चलता है, एक नदी कैसे अपने लय में टूटती है, तो उस पर एक कविता है ये। और इसको एक नदी की जो संघर्ष कथा है, उस नजरिए से मैंने इस कविता में देखने की कोशिश की है।
और सबसे पहले तो ये कि विश्व कविता दिवस पर जन सुलभ पुस्तकालय ने जो ये आयोजन किया है, ये बात जरूरी है, उसके लिए हम सभी अर्पण कुमार के आभारी हैं, क्योंकि 5 बजे तो ये कार्यक्रम तय हुआ शाम के वक्त कि आज करना है, और जी जी इतनी जल्दबाजी में और इतना सुंदर पोस्टर बना करके और इतनी यानी 2 घंटे से लगातार ये लगे रहे और तब ये कार्यक्रम हो पाया। तो सबसे पहले कि मैं इनकी गति और इनकी रुचि दोनों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए कविता सुनाते हैं। कविता धुआंधार है और नर्मदा का जलप्रपात जो जबलपुर में है उस पर लिखा है मैंने। नदी गिर रही है पत्थरों पर, नदी गिर रही है पत्थरों पर, और पत्थर गिर रहे हैं नदी के वक्ष पर। नदी गिर रही है पत्थरों पर और पत्थर गिर रहे हैं नदी के वक्ष पर। नदी प्रपात हो रही है और पत्थर प्रलाप कर रहे हैं। जिसे आप धुआंधार कहते हैं वह तो असल में पत्थरों से टकराकर नदी की लय का टूटना है, नदी की लय का टूटना है। इसी से दूसरी जुड़ी कविता है जलप्रपात, इसी संदर्भ से लिखी कविता है जलप्रपात। हम देख रहे हैं जलप्रपात जहां एक नदी उठने की कोशिश कर रही है। हम मुग्ध हैं इस दृश्य पर जो नदी के गिरने से बना है, जहां पत्थरों के तनने की कथा है। असल बात तो यह है कि जिसे आप गिरना कहते हैं वह एक नदी के उठने का सौंदर्य है, जिसे हमारी आंख धारण करती है, जिसे हमारी आंख धारण करती है। इसी तरह से सड़क पर कविता, ये सारी कविताएं बिल्कुल इसी यात्रा में लिखी हुई हैं। किसी और तक के लिए, शीर्षक कविता का किसी और तक के लिए। पहाड़ी सड़क पहाड़ तक के लिए नहीं होती, मैदान के लिए होती है। पहाड़ी सड़क पहाड़ तक के लिए नहीं होती, मैदान के लिए होती है। मैदानी सड़क मैदान तक के लिए नहीं होती, महानगर के लिए होती है। सड़क खुद के लिए कुछ नहीं होती, सड़क खुद के लिए कुछ नहीं होती, वह किसी और तक के लिए होती है। जो किसी और तक के लिए होती है सड़क होती है, जो किसी और तक के लिए होती है सड़क होती है। अगली कविता है रास्ते। रास्ते नहीं थकते, हम ही थकते हैं। रास्ते नहीं थकते, हम ही थकते हैं। बार बार रौंदे जाने के बाद भी, बार बार रौंदे जाने के बाद भी जो कराहता तक नहीं वह रास्ता होता है। बार बार रौंदे जाने के बाद भी जो कराहता तक नहीं वह रास्ता होता है। रास्ते गंतव्य तक पहुँच ही जाते हैं, रास्ते गंतव्य तक पहुँच ही जाते हैं। वह तो हम हैं, वह तो हम हैं जो हर बार रुक जाते हैं या फिर लौट आते हैं, जो हर बार रुक जाते हैं या फिर लौट आते हैं। एक और कविता पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी है, बस ही आखिरी कविता होगी क्योंकि समय काफ़ी है, बाकी हमारे मित्रों को भी सुनना है। लाल पेड़ा, ये असल में मध्य प्रदेश में पारसिली और सीधी के पास में एक जगह है, वहाँ लाल पेड़ा बड़ा मशहूर है। और हम बनारस से गए थे तो वहाँ लोगों ने बताया कि वहाँ का लाल पेड़ा साहब ले जाइए, बहुत अच्छा है। पारसिली के पास में चमरा टोल है, वो बड़ी ही बहुत एक छोटी जगह है लेकिन काफ़ी जगहों को, रीवा को, सतना को, अमरकंटक को, बहुत सारी जगहों को जोड़ती है। उसका नाम चमरा टोल है। ये बहुत ही इसी पर यह पूरी कविता केंद्रित है। और चूंकि बनारस से गया था, बनारस का तो आप सब जानते हैं लाल पेड़ा यहाँ पर बहुत मशहूर है बनारस का। और अपने लाल पेड़ा के लिए जाना जाता है। जब मुझे वहाँ लाल पेड़ा मिला तो मैंने जस्ट एक देखने की कोशिश की, तो उसी के बीच से कोई कविता ये बनी है और उसको मैं पढ़ता हूँ। लाल पेड़ा। शुरुआत तो यहाँ से हुई कि मुझे बनारस जाना है, शुरुआत तो यहाँ से हुई कि मुझे बनारस जाना है, और रास्ता सीधी से सीधा होगा या फिर रीवा से, और रास्ता सीधी से सीधा होगा या फिर रीवा से।
पूछ ही रहा था कि बात जगह पर आ गई कि चमरा डोल में चमार शब्द का क्या अर्थ है, कि चमरा डोल में चमार शब्द का क्या अर्थ है। चमरा डोल वहां एक जगह है। इसी समय एक सिंह साहब अवतरित हुए और डांट कर बोले कि चमरा डोल में सही शब्द चमार नहीं है जनाब, यह चंवर है चंवर। और पूरी दिव्यता से समझाए कि परसौली के जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, खड़े क्या बस अड़े हैं, यह कभी रीवा का राज क्षेत्र था, जहां चंवर ही राजा की शोभा बढ़ाता था, जहां चंवर ही राजा की शोभा बढ़ाता था। यह सुन ही रहा था कि एक तिवारी जी दुकान से, यह सुन ही रहा था कि एक तिवारी जी दुकान से प्रकट हुए और बहुत प्रेम से बोले कि मेरा पेड़ा ले लीजिए हुजूर, कि मेरा पेड़ा ले लीजिए हुजूर, उंगली चाटते हुए बनारस तक पहुंच ही जाइएगा, उंगली चाटते हुए बनारस तक पहुंच ही जाइएगा। ठीक इसी समय जबलपुर से दुबे जी अवतरित हुए और यह जानकर कि वे बनारस के शुक्ल जी से बात कर रहे हैं, जो अभी अभी जंगल सफारी से बिना बाघ दर्शन के धुरियाए हुए निकले हैं, धीरे से बोले आगे चौफारी मिलेगा, जहां इससे भी अच्छा पेड़ा मिलेगा, पटेल पेड़ा। धीरे से बोले आगे चौफारी मिलेगा, जहां इससे भी अच्छा पेड़ा मिलेगा, पटेल पेड़ा। यह सब सुनते मैं अब तक ऊब चुका था, यह सब सुनते हुए मैं अब तक ऊब चुका था। तिवारी पेड़ा और पटेल पेड़ा में कंठ तक डूब चुका था कि जोर से कह उठा, बनारस के सिंह पेड़ा का कोई जवाब नहीं है साहब, बनारस के सिंह पेड़ा का कोई जवाब नहीं है साहब। इसी के बाद एक पांडे जी प्रकट हुए और पान थूकते हुए जोर से बोले, कब तक ढोते रहेंगे बनारस को साहब, कब तक ढोते रहेंगे बनारस को साहब, यह धरती महज बनारस का विस्तार तो नहीं, यह धरती महज बनारस का विस्तार तो नहीं। यह सब सुनकर मैं चुप हो गया, यह सब सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि यह एक विस्थापित बनारसी की आवाज थी। यह सब सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि यह एक विस्थापित बनारसी की आवाज थी, जिसके पुरखे जीविका की तलाश में मझौली तक आ पहुंचे थे, जिसके पुरखे जीविका की तलाश में मझौली तक आ पहुंचे थे। यात्रा लंबी थी, यात्रा लंबी थी, लेकिन पूरे रास्ते लाल पेड़े का स्वाद बना रहा। गोकी रास्ते भर यही सोचता रहा कि बनारस के लाल पेड़ा को कैसे समझूं, कि बनारस के लाल पेड़ा को कैसे समझूं, कि बनारस नाराज न हो और बाहर के लोग खुश भी रहें, और बाहर के लोग खुश भी रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। और इसके बाद बहुत बहुत अच्छा आपने आयोजन किया। जी शुक्रिया। आप चाहें तो कुछ और कविताएं पढ़ सकते हैं। आगे अब रोहिणी जी का बाकी लोग बुलाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, आप बने रहें और जब आपका मन करे तो आप पढ़ें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग। और मित्रों, हमने अभी श्री प्रकाश शुक्ल जी की कविताएं सुनी और किस तरह से एक लेखक लगातार अपनी संवेदनाओं के साथ हर जगह पर उपस्थित है। ये कविताएं जो अभी हालिया यात्रा में ही लिखी गई, इसका गवाह भी हैं। और अभी एक नई किताब जो आई है श्री प्रकाश शुक्ल जी की, देश देश परदेश, तो उसमें भी इन्होंने यात्रा वृत्तांत बड़े ही अलग ढंग से, खूबसूरत ढंग से लिखे हैं। किस तरह से इन कविताओं में प्रकृति है और रास्ते को लेकर एक पथिक किस तरह से सोचने का उपक्रम करता है, वह कोशिश है। और सबसे बड़ी बात कि जो विस्थापित बनारसी है, उसकी भी आवाज को, उसके भी ताने को कभी किस शिद्दत के साथ समझ रहा है, उस विस्थापित बनारसी को। तो शुक्रिया श्री प्रकाश शुक्ल जी। कुछ राजुला जी या रोहिणी जी कुछ कहना चाहें तो कहें, उसके बाद फिर हम लोग
रोहिणी जी को सुनेंगे। राधा जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, बहुत बढ़िया, मैं तो सुन ही रही थी और कह ही रही थी साथ में। हाँ जी जी। और अच्छा हुआ कि हम श्री प्रकाश शुक्ल जी को इस विपरीत मौसम की स्थिति में भी सुन सके, और संभव हुआ तो हम दोबारा भी सुनेंगे। अब मैं अनुरोध करता हूं रोहिणी अग्रवाल जी से कि उन्हें हम सुने, और अभी हाल ही में उनका जो कविता संग्रह आया है, इसके लिए भी उन्हें हार्दिक बधाई। उस पर भी चर्चा हुई अभी कुछ दिन पूर्व ही पुस्तक मेले में। रोहिणी जी बतौर आलोचक ख्यात हैं, कहानीकार के रूप में भी उनकी अपनी एक जगह है, और अब कविता, तो सीधे हम रोहिणी जी के पास चलते हैं और उनसे उनकी कविताएं सुनते हैं। रोहिणी जी इन दिनों पुणे में हैं, तो वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रोहिणी जी। शुक्रिया अर्पण जी और जनसुलभ पुस्तकालय। बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि आलोचक के तौर पर तो मुझे सब जानते हैं, कवि के तौर पर ये मेरी पहली शिरकत है, और मैं इसे अनधिकार चेष्टा अब इसलिए नहीं कहूंगी कि विधिवत एक लिखती हूँ मन संग्रह के साथ आ गई हूँ, लेकिन मैं एक डगमगाते कदमों के साथ प्रवेश कर रही हूँ, ये मैं जरूर कहूंगी। मैं उसी संग्रह से कुछ देख ले, म्यूट तो नहीं हो गया जी? नहीं, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी जी आ रही है। तो उसी संग्रह हाँ। लिखती हूँ मन संग्रह से ही कुछ कविताएं मैंने चुनी है। चूंकि यह लिखती हूँ मन है इसका शीर्षक, तो मुझे लगा कि ये जो चेतन स्त्री का मन, उसकी आकांक्षाएं मैंने लिखी हैं इसमें कुछ कविताओं में। तो उस मन के हौसलों की, जिजीविषा की और तमाम तरह की व्यवस्थाओं और शास्त्रों को पलटकर एक नया समाज सर्जित करने की जो उसके आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन सबको मैं कविता के रूप में किस तरह से मैंने रखा है, उसे मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो पहली कविता का शीर्षक है वस्त्र मेरी देह पर तने तंबू है। वस्त्र मेरी देह पर तने तंबू हैं, जो मुझे नहीं मेरे पहरुओं को सुरक्षा देते हैं। वस्त्र मेरी देह पर तने तंबू हैं, जो मुझे नहीं मेरे पहरुओं को सुरक्षा देते हैं। मेरे पहरुए धुनिये हैं और हैं रंगरेज, लाद देते हैं मुझ पर थान के थान, कपास की उजली कली से छीन कर कच्ची नरम मुस्कान। रंग कर थान में फैली अजगरी लंबाइयां, नाथ देना चाहते हैं मुझे कि करूं परिक्रमा उनकी, करता है जैसे कोल्हू का बैल। वे यातना को कहते हैं प्रेम, आवृत्ति को कल्पना, ठस को आराधते हैं और सिहर कर अमूर्त के अप्लावनकारी तरल सौंदर्य से वहशत के शोर में पनाह पाते हैं। शब्दों के साधक हैं वे, नहीं सुन पाते, अनभिव्यक्त रह गए मौन में गुथे वाचाल रहस्य। देखते हैं पुतली से अंगुल भर दृश्य, दृश्य की पीठिका में अनंत समय की डगर फलांगती आहटों को सुन नहीं पाते। हम सदियों पुराने संगी हैं, नजरबंद मैं पहरुए वे। हम सदियों पुराने संगी हैं, नजरबंद मैं पहरुए वे। आमने सामने हो रहते हैं दिन रात, बर्फ सी सख्त अजनबियत लिए। बेचारे पहरुए, केंचुल को समझकर मेरा तन हिफाजत में लगे रहे। बेचारे पहरुए केंचुल को समझ मेरा तन हिफाजत में लगे रहे, और मैं ललते सी ठीक उनकी नजर के सामने निकल गई नंगे बदन। वाह। प्रिय मुझसा हुआ औघड़ जनूनी जाबाज तलाश लेगा मुझे खुद ब खुद, अभी तो व्यस्त हूं मैं बहुत। पुलका रही है हर राह घाट मेरी निर्द्वंद्व पदचाप, महका रही है हर जर्रा हर रोया मजबूत इरादों की सुवास। मेरी टेर की आस में कान बन गया है ब्रह्मांड,
प्रिय के पास रत्ती भर जगह नहीं कहीं मेरे आगोश के सिवा। वाह। दूसरी कविता का शीर्षक है मेरे साथ नसीहतें नहीं सपने चलते हैं। हम्म, गंगा में बहा आई हूं राख की अनगिन पोटलियां, हम्म, सदियों से सीने में दाब कर जिन्हें वानरी मोह के साथ मेरी दादी नानी माँ बनती रही है त्रिजटा अपनी ही कैद की पहरेदार। गंगा में बहा आई हूँ राख की अनगिन पोटलियां, सदियों से सीने में दाब कर जिन्हें वानरी मोह के साथ मेरी दादी नानी माँ बनती रही है त्रिजटा अपनी ही कैद की पहरेदार। राख की पोटलियों में रहती हैं मेरी पुरखिनें, बर्तन घिसते घिसते घिसा डालती हैं नाखून, चमकता नहीं लेकिन कुछ भी, न आंख न त्वचा न नाक न कान। लेप लेती हैं देह पर चंदन की तरह राख, बन जाती हैं अवधूत। जानती हैं बन जाना जब अमूर्तियों की वर्चुअल पूर्ति करे, तब जीने की आस में जीने के ख्याल को जुटाना कतई नहीं है बुरा। मैं धड़कन हूं पुरखिन नहीं, मैं धड़कन हूं पुरखिन नहीं, प्रयोग की झिलमिल ज्वाला हूं। करती हूँ इनकार चबाए गए पान को मुंह में ठूस कर अबीरी मुस्कान से इतराना। उलटती हूँ राख का ढेर नंगी उंगलियों के स्पर्श से, बटोरती हूँ अध बुझे अग्निस्फुलिंग और फूंक कर अस्वीकार की गहरी लंबी फुकनी। धधकती लपट के आलोक में रचती हूँ आकांक्षाओं के अनलिखे महाग्रंथ। मेरे साथ नसीहतें नहीं सपने चलते हैं। बहुत। अगली कविता है शिलालेख है माँ। माँ मेरी जिंदगी का आम फहम पन्ना नहीं, माँ मेरी जिंदगी का आम फहम पन्ना नहीं, सदियों की यात्रा का शिलालेख है। खुदी है जिस पर आचार संहिताएं वर्जनाओं और क्रूरताओं की। शास्त्र हैं अनेक निबद्ध हैं जिनमें स्तुतियां खुशामदें और दमन की मनोहारी लीपापोतियां। मीलों वीरान रास्ते पर मौसम की मार झेल कर खड़ा है वह शिलालेख। आंधियों का डटकर मुकाबला किया है उसने, पाताल तक धंसाकर जड़े जिजीविषा की कहर बरसाती बारिशों को बांध लिया है आंचल में। जहां ढेरों ढेर जंगल समाये हैं अपनी तमाम बनैली हरियाली के साथ। माँ की कातरताओं ने पोंछ डाली है शिलालेख की दमकती इबारत। वहां खिंच गई है कुछ लकीरें, कुछ बिंदु, आयतें और त्रिभुज। वृत्त को काटती कुछ हठीली रेखाएं। माँ के अनुभव का इतिहास है ये, जल है जिसमें खारा और जल को अग्नि प्रलय बना लेने का जज्बा भी। सृष्टि टिकी है अभी अपनी धुरी पर, मानकर अनुदेश गुरुत्वाकर्षण का चलती है सिधाई चाल पर। अग्नि प्रलय को रखती है पत्तों के दोने में कि छिटक गई एक भी चिंगारी बाहर, कि छिटक गई एक भी चिंगारी बाहर। धू धू जल जाएंगी तमाम खुराफातें, साम्राज्यवादियों के दंभ, इतिहास की दमकती श्रृंखलाएं। रह जाएगा केवल वह धूसर शिलालेख, पाताल से आसमान तक अपनी अकिंचनता में दृढ़ता का कलरव बुनता। माँ की चित्रलिपि को नहीं पढ़ पाते बेटे, वह बेटियों की हूक में अपने को अक्षर अक्षर बुनते सुलगती रहती है सदी से सदी तक। बहुत बढ़िया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सम्यक संबुद्ध। आहा मैं मुक्त हुई नौकरी की जकड़न से, घड़ी के निस्पंद धड़कन से,
उलझी साड़ी की सलीकेदार लिपटन से। हाँ हाँ मैं मुक्त हुई 60 की उम्र में, चित्त की समाधि से युक्त होकर, जब सीखा पहली बार खुद को प्यार करना। किए शास्ता सम्यक संबुद्ध के दर्शन, जो बैठे थे भीतर ही अनुभव और बोध से पल पल खुद को सिरजते। भंते, मैंने तीनों विद्याओं का साक्षात्कार कर लिया है और देख रही हूं साफ साफ कि पूर्व जन्म में मैं थी पिंजरबद्ध मैना, कि इस जन्म में भी हूं पिंजरबद्ध मैना, कि अगले जन्म में, पर नहीं, निर्वाण की राह इस पल के निर्णय से बंधी है। मुक्ति की चाह में जला डालती हूँ सब विकार, आश्रव और आसक्तियां, फेंक देती हूँ प्रलोभनों की गठरियां और कायर बनाती रुदालियां। देखो वह शैतान मार मुंह बंद कराने को मेरा वर्जनाओं और आचार संहिताओं की, फतवों और लोकापवादों की घिनौनी पट्टियां लिए धमकाता चला आता है। क्षमा करना भंते, मैं आंख मूंद कर पेड़ तले निश्चेष्ट नहीं बैठ सकती। घूर कर झांकती हूँ उसकी आंखों में, उतरती हूँ गहरे गहरे अंदर तक, जहां मल है, कीचड़ है, भय है, ग्रंथियां हैं और पकड़े जाने की दुश्चिंता में। आहा देखो देखो वह कैसे भाग खड़ा हुआ है। हे सम्यक संबुद्ध, तुम्हारे शासन को स्वीकार लिया है मैंने, कि धर्मशास्त्र, उत्सव, कर्मकांड सब मिथ्या है। मिथ्या है राज्याज्ञाएं और मर्यादाएं, मिथ्या है दुर्बलताएं जो रच बस जाती हैं चमड़ी में रोए की तरह। छोटे से ठेंगे पर उठाकर समस्त जन्मों का बोझ देह पर धारण करती हूँ जीन्स और टॉप। पैरों के नीचे हर हराता ग्लोब, तृषित रूह में अमृत छलकाते मोजार्ट, बीथोवन के जादुई सुर। आहा मैं स्त्री नहीं, मुक्ति हूँ साक्षात, अनुभव और बोध की मिट्टी में विवेक और संवेदना की नमी से रची स्वयं सम्यक संबुद्ध। वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अगली कविता का शीर्षक है हम अदृश्य कर दी गई स्त्रियां। हम अदृश्य कर दी गई स्त्रियां नष्ट नहीं होती, जगह घेरती हैं इसी ब्रह्मांड में निजता के ठोस घनत्व के साथ। हम अदृश्य कर दी गई स्त्रियां नष्ट नहीं होती, जगह घेरती हैं इसी ब्रह्मांड में निजता के ठोस घनत्व के साथ, लेती हैं हवा, पानी, धूप, पौधों की तरह, बन जाती हैं समुद्री शैवाल। कर्मठ और मूक, गुपचुप तल्लीन, बचाती हैं पर्यावरण, जल का, थल का, भविष्य का। हमारे होने में समाया है समय का असीम विस्तार। हम अदृश्य कर दी गई स्त्रियां नहीं बनना चाहती गूंगी हरियाली, संवेगहीन शैवाल, चाहती हैं समर्पण में गुथी समर्पण की लौ, कि दूर करें अंधेरे एक दूजे के, दिलो दिमाग पर जो कालिख की मोटी तह बन चिपक गए ऐसे, जो कोमा में पड़ा कोई वजूद, मौत और जिंदगी के बीच खारिज कर अपने को बचा रहा हो बस बेबसी का क्रंदन। हम अदृश्य कर दी गई स्त्रियां उम्मीद की धवल चोटी की रहवासी हैं, जानती है जमीन फोड़कर अंकुराने का राज, पहचानती है अपने पैरों खड़े होने का पुलकता रोमांच, जमीन की झोली को नियामतों से भर देने का गर्वीला आह्लाद, खींच कर ले आना चाहती है जिंदगी को मौत के आगोश से, बशर्ते कोमा से बाहर आने की ठिठकी सी शुरुआत तुम भी करो एक बार, नृत्य में प्रकंपित मेरी उंगलियों की पोर थाम कर। और अब एक अंतिम कविता, 7 द्वार
सात जन्म सात वचन। कोठरी के हैं सात द्वार और चक्रव्यूह के सात जाल। बींध कर चली आओ, सात जन्म तक वरण कर लूंगा तुम्हारा। मनवंतरों की उम्र पाकर खोलती रही मैं द्वार, तोड़ती रही जाल, एक दो तीन बार बार। दिगंत तक फैले आंचल का छोर खूंटे से बांध आई हूं। नहीं था विश्वास कजरी गाय की तरह, लौट आऊंगी सांझ ढले, जानी चीन्ही पगडंडियों पर खुरों के निशान पर चलते हुए। बुढ़ा गई हूं द्वार टटोलते, द्वारों पर लगी अर्गला खोलते, पथरा गई है देह चक्रव्यूह के व्यूह बेधते। एक दो तीन मेरे ज्ञान कोश में अटे हैं बस ये तीन शब्द। नहीं जानती कितने होते हैं सात, कितनी दूर तक चलते हैं सात कदम, सात वचन सात जन्म। जानती हूं इतना कि द्वार खोलो तो कमरा जगर मगर आलोक से चहचहाने लगता है। पलंग के नीचे छिपी घुरघुराती बिल्लियां आंखें तरेर भाग खड़ी होती हैं। हवा के संग बह आती हैं बतकहियां बाहर की। कोठरी में पूरनमासी के सागर का ज्वार उमड़ आता है। यह किस देश भेज दिया है कंत तुमने कि द्वार खुलते ही भीम काय अंधेरा घन घनाकर लाल बनैली आंख के साथ नोच लेता है मेरा मर्मस्थल, और पसर जाता है चहुओर मेरी आकाश गंगा का जल उजास निगलकर। सदियों के अनथक सफर के बावजूद कहीं मैं दूजे द्वार पर ही अवरुद्ध तो नहीं कर दी गई हूं। कोठरियों के सात द्वार पाताल में खुलते हैं, या तोड़ी गई पहली व्यूह रचना ही तिलिस्म बनकर करने लगी है माया सृष्टि। माया द्वारों को खोलती मैं बन गई हूं क्या गति में विजड़ित क्षय कोई। संशय नहीं समर्पण, सवाल नहीं संधान, प्रिय चेताते हैं सिर्फ सात द्वार, सात जाल, फिर सात जन्म, हम तुम साथ साथ। प्रिय की ललकार में हांका है, चेतन हो अर्ध निसंज्ञ सी मैं, हर द्वार खोलने के बाद भरने लगी हूं आंचल में कंकरियां अब, कि रखूं याद कितने तीन मिलकर बनते हैं सात। शुक्रिया। क्या रोहिणी जी, और धन्यवाद कि हम आज एक आलोचक के भीतर के इस बेहद संवेदनशील कवि मन को भी प्रत्यक्ष सुन सके। साथियों, आप सभी अवगत ही हैं कि लिखती हूं मन नाम से अभी हाल ही में रोहिणी जी का कविता संग्रह आया है, आलोचना की भी एक पुस्तक आई है। यहां भी किस तरह से इन कविताओं में लिखती हूं मन, यह शीर्षक ही बतला रहा है कि किस तरह से अपने मन की उन छटपटाहट को वे यहां व्यक्त कर रही हैं। और जब ये जो मामूली आकांक्षाएं हैं उसके बहाने उनकी अभिव्यक्ति करते हुए रोशनी के उन कुछ एक हिस्सों को स्त्री मन चाहता है, और फिर जो वैसी परंपराएं जो रूढ़िबद्ध हैं, जो कहीं ना कहीं बेड़ियां बन जाती हैं, उसके दोहन को नकारने का भी स्वर है। तब कविता में उभरता यह स्वर, कवयित्री का यह स्वर, समस्त स्त्रियों का एक प्रतिनिधि स्वर भी बन जाता है। और जो मां को जिस अभिन्न ढंग से अपनी एक कविता में रोहिणी जी यहां याद कर रही हैं, वह भी आज की इस शाम को कुछ खास बना देने का एक सबब है। हमारे साथ तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, कुछ एक के नाम ले लूं, उसके बाद हम आगे प्रोफेसर बरयाम सिंह जी के पास चलेंगे। हमारे साथ है विंध्याचल यादव जी, दीपक यादव जी, मंजुषा गांगुली जी, शुभम मोंगा जी, अक्षत पांडे जी, और तमाम दूसरे लोग जुड़े हुए हैं।
और कुछ इधर से भी नाम ले लें, नीलेश देशमुख, रजनी रानी, मिथिलेश शरण चौबे जी, अमित कुमार, अवनीश मिश्र, अक्षय सहाय, अशोक कुमार और तमाम दूसरे मित्रगण। देखिए हमारे साथ लगातार प्रोफेसर बरयाम सिंह जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ उन्हें दिक्कत आ रही है। जी बरयाम जी नमस्कार। और यह दिक्कत सचमुच की दिक्कत ना बन जाए, तो इसलिए आपको आमंत्रित करता हूं, आप रूसी कविताओं के कुछ अनुवाद भी हमसे साझा करें, कुछ अपनी कविताएं भी पढ़ें, जैसा आपका मन करे। स्वागत है प्रोफेसर बरयाम सिंह जी, और माइक को ऑन कर ले एक बार। जी आवाज आ रही है बरयाम सिंह जी? शायद कुछ दिक्कत हो रही है उन्हें। मुझे सुन पा रहे हैं? जी एक बार और कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए नहीं तो अर्पण जी आप खुद कविता पाठ करिए, हम आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि बरयाम जी शुरू से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी 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 मैं करता हूँ। एक बार और देख लें, एक बार जी। हाँ आप आ गए हैं, स्वागत। हेलो, की भी सुनाई दे रहा है? जी जी हाँ बिल्कुल। जी जी जी। तो ऐसा है कि मैं दिल्ली आया हूँ। हेलो जी आवाज आ रही है? हेलो, बोले बोले। तो मैं अपने यहाँ, मुझे कुछ ज्यादा कविताएं तो मिली नहीं, 2 कविताएं मिली हैं मूल अपनी, और एक अनुवाद मिला है। सुनाए सुनाए। उसे मैं आपको सुना रहा हूँ। ये लगभग 40 वर्ष पहले लिखी हुई 2 कविताएं हैं। जी स्वागत। ये हिमाचल समाचार व अन्य कविताओं का संकलन में आई थी, तो मैं सुना रहा हूँ। अगर आपको ठीक से सुनाई दे आ रही है, आवाज आ रही। चलिए, तो पहली कविता है, शीर्षक है रात में। ठंडी रोशनियों का शहर टिमटिमाती भाषा में, ठंडी रोशनियों का शहर टिमटिमाती भाषा में बतियाने की कोशिश करता है उन तमाम लोगों से जो अपनी अलग अलग चिंताओं में नींद खो बैठे हैं। ठंडी रोशनियों का शहर टिमटिमाती भाषा में बतियाने की कोशिश करता है उन तमाम लोगों से जो अपनी अलग अलग चिंताओं में नींद खो बैठे हैं। हवाओं की सरसराहट निर्विघ्न समेटती, हवाओं की सरसराहट निर्विघ्न समेटती चली आती है लोगों, घटनाओं और चीजों को कोसती हुई हमारी हड़बड़ाहट को। सोए हुए शहर में जागते हुए लोग, सोए हुए शहर में जागते हुए लोग कितने अलग अलग पड़ जाते हैं, अंधकार फासलों को कम नहीं होने देता। सोए हुए शहर में जागते हुए लोग कितने अलग अलग पड़ जाते हैं, अंधकार फासलों को कम नहीं होने देता। दिन की अपेक्षा रात के पास, दिन की अपेक्षा रात के पास विचित्र आवाजों का समृद्धतर वैभव रहता है, विविध आवाजों का समृद्धतर वैभव रहता है। छोटे से छोटा कीड़ा भी आवाज से, छोटे से छोटा कीड़ा अपनी आवाज से अपनी सतह का पूरा एहसास कराता है। दिन की अपेक्षा रात के पास विविध आवाजों का समृद्धतर वैभव रहता है। छोटे से छोटा कीड़ा भी अपनी आवाज से अपनी सतह का पूरा एहसास कराता है, और रात की खामोशी वरदान सिद्ध होती है, और रात की खामोशी वरदान सिद्ध होती है कि वे किसी भी आवाज को
अश्रव्य नहीं रहने देती, कि वे किसी भी आवाज को अश्रव्य नहीं रहने देती। और टिमटिमाती भाषा हर आवाज को खास रोशनी देती है, जो उसकी नितांत अपनी होती है इस तरह की रात में। और टिमटिमाती भाषा में हर आवाज को खास रोशनी देती है, जो उसकी नितांत अपनी होती है हर तरह की रात में। मेरी कठिनाई है कि मैं यंत्र चलाना नहीं जानता। एक मिनट। लेकिन जिस चीज को आप जानते हैं हाँ जी, हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है और हम सभी आज इसका आनंद ले रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ से। एक मिनट, थोड़ा आपको बर्दाश्त करना होगा। को थोड़ा सा ऊपर यहाँ से कर मैं दूं कैमरे के पास। जी ठीक, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। पता नहीं कहाँ चला जाता है, कविताएं थी। जी एक मिनट। हाँ आप समय लें। और हम कोशिश कर रहे हैं इस बीच कि हमारे साथ जी हाँ आप ढूंढ लें कविता। मिल गई? मिल रही है, मिल। जी स्वागत स्वागत। हाँ ठीक है, आ रही है, दूसरी कविता आ रही है। तो दूसरी कविता है 10 बरस। हेलो, स्वागत। जी जी सुनाएं, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ जी। तो कितनी दूर तुम्हें ले गए हैं 10 बरस, कितनी दूर ले गए हैं तुम्हें 10 बरस, मात्र 10 बरस। अप्रेम का एक दिन 1 वर्ष से तो कम नहीं होता, अप्रेम का एक दिन 1 वर्ष से नहीं होता। और यहाँ ना जाने कितनी सदियां निकल गई हैं, और यहाँ ना जाने कितनी निकल गई हैं। मैं ही अब अवशेष हूँ और मैं ही के बावजूद चली आती नामंत्रित सेनाओं की और चलाती स्मृतियां चलतियां अनामों की तरह और हाथों तोड़ डालती है सब द्वार जिनके भीतर अपने को सुरक्षित किया था, और तो डालते वे सब द्वार जिनके भीतर अपने को सुरक्षित महसूस था। की मदद से वही तो था जिस हमारे सहाय अभाव स्वीकार कराया। ये हमारे साहस के अभाव ने हमसे स्वीकार कराया था। उसी आलोक में ही तो हमें चीजें कुछ कनेक्शन की समस्या आ रही है साथियों, और बरियाम सिंह जी जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ JNU से। संभवतः वहां कुछ कनेक्शन की समस्या है और वे अभी
अपने घरेलू कार्यों से दिल्ली में हैं, फिर भी इस अनुरोध को वे मानकर आए और इन कविताओं को हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से वे लगातार जीवन पर्यंत कहिए कि कविताओं के अनुवाद को लेकर, जिस तरह से खासतौर से रूसी कविताओं के अनुवाद को लेकर वे सक्रिय रहे हैं, हम सभी उनके इस योगदान को जानते समझते हैं। जी मरियम सिंह जी, सुनाई दे रहा है क्या? जी जी आ रही है आवाज। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। थोड़ा कनेक्टिविटी के साथ या टॉवर्स हैं काजीब जैसे यहाँ, तो उस तो थोड़ा छोड़ा रूसी कविता में तो चलो अपना कुछ ठीक यहाँ आने रहा। मैं एक बेलोरूसी कविता सुना रहा हूँ। हेलो जी जी बिल्कुल स्वागत। जी जी स्वागत। दिक्कत हो रही है शुक्ल जी शायद उन्हें, है ना? नहीं, मुझे 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 लगता है कार्पण जी ना, अब आप हाँ। जो है कविताएं का पाठ कीजिए और मैं करता हूँ। मैं यहाँ जी। उपस्थित जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मैं यह बताना चाहता हूँ क्षमा कि करेंगे सुलभ पुस्तकालय के ऑनलाइन जो कविता पाठ चल रहा है उसके संयोजक भाई अर्पण कुमार जी हैं। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य के प्रचार प्रसार को लेकर के, उसकी गंभीर उपस्थिति को लेकर के शुरू से बहुत सक्रिय रहे हैं। पूरे कोरोना काल में इन्होंने इस मंच का जैसा सदुपयोग किया है वह एक विरल और विलक्षण अनुभव है। मैं आप सब की ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक भाई अर्पण कुमार को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत अच्छे कवि हैं और इनका अभी अद्यतन अभी सद्य प्रकाशित संग्रह है नदी अविराम। तो नदी अविराम के लेखक कवि भाई अर्पण कुमार से अनुरोध है कृपया अपनी कविताओं का पाठ करें। जी जी शुक्रिया श्री प्रकाश शुक्ल जी आपके इस स्नेह के लिए। और अभी आपने कुछ एक कविताएं यात्रा में सुनाई, तो इन दिनों मैं गोरखपुर में हूँ। इसके पूर्व मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भी था, आप जान रहे हैं। तो गोरखपुर से कुछ माह पहले मैं बनारस गया था, और जब बनारस से लौट रहा था तो बनारस से देखिए, यह भी एक संयोग देखिए कि गोरखपुर से बनारस जाते हुए कोई कविता संभव नहीं हुई, मगर शायद बनारस की मिट्टी का ही कुछ प्रताप रहा हो कि बनारस से लौटते हुए कुछ एक कविताएं बनी हैं, तो उसको सुनाता हूं। और उसके बाद जैसा कि शुक्ल जी कह रहे थे, नए संग्रह से भी एक दो कविताएं, और अगर हमारे साथ बरयाम सिंह जी जुड़ जाएंगे तो हम उनको भी सुनेंगे। शिनकाफ निजाम जी जोधपुर एयरपोर्ट पे उलझे हुए हैं, अगर वे लौटते हैं घर तो हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे, उन्हें भी सुनेंगे, हमारे वरिष्ठ कवि, तो आज के अध्यक्ष भी। तो एक कविता है शुक्ल जी, नदी, रोहिणी जी, कविता का शीर्षक है नदी के तट जैसे नट हूं। नदी के तट जैसे नट हूं। लौटते हुए बनारस से। सरयू किनारे इस तरफ नहा रही थी एक युवती। सरयू किनारे इस तरफ नहा रही थी एक युवती। तट की दूसरी ओर जल रहा था एक शव। दोहरी घाट एक जगह है, दोहरी घाट जगह है। दोहरी घाट की युवती दोहरी हुई जा रही थी। दोहरी घाट की युवती दोहरी हुई जा रही थी। हंसी, शर्म और मादकता के मणिकांचन में। बड़हलगंज का वृद्ध, जयपुर से लगा हुआ बड़हलगंज का वृद्ध जल रहा था इस ओर। मसान पर दिए जा रहे थे मशविरे। मसान पर दिए जा रहे थे मशविरे। ईश्वर जल रहे थे जल के इस भाग्य से। ईश्वर जल रहे थे जल के इस भाग्य से।
जहां सुंदरता और मृत्यु आमने सामने थी। ईश्वर उलझे रहते हैं नश्वरता और अमरता के बीच। ईश्वर उलझे रहते हैं नश्वरता और अमरता के बीच, धरती और स्वर्ग के बीच। तभी एक नदी बिछकर धरती पर दूर कर देती है बंटवारे को हरदम तत्पर। मनुष्यों की उलझन सीमांकित हो जाते हैं जिससे दो शहर, दो जिले, तो कभी दो देश। जैसे सरयू बांट रही है यहां, जैसे सरयू बांट रही है यहां गोरखपुर और मऊ को, जैसे सरयू बांट रही है यहां गोरखपुर और मऊ को। ईश्वर को भी याद आती है तभी कोई बैतरणी। ईश्वर को भी याद आती है तभी कोई बैतरणी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी शुक्रिया। एक और कविता, क्योंकि हम जब बनारस से गोरखपुर लौटते हैं तो पहले गाजीपुर आता है और फिर गाजीपुर के बाद मऊ, और लौटते हुए बनारस से लौटते हुए गाजीपुर, मऊ और फिर गोरखपुर। तो यह कविता उस पर थी। एक और गाजीपुर को लेकर है। एक पुराने मकान के बहाने यह कविता संभव हुई, सुनाता हूं। घर के कविता का शीर्षक है घर के लिए बुजुर्ग बचुआ ही होता है। घर के लिए बुजुर्ग बचुआ ही होता है। फुल्लनपुर गाजीपुर जनपद में है। वहां दिखता है एक पुराना पुश्तैनी मकान। रेलवे गुमटी के ठीक पास में खुली हैं जिसकी खिड़कियां जो नीली हैं, खुली हैं जिसकी खिड़कियां जो नीली हैं, जिस बाहरी दरवाजा हो गया है धूल धूसरित इतना कि उस नीले पर जैसे हवा ने अपने हाथों धूल की कोई मोटी परत चढ़ा दी हो। उस घर में इन दिनों कोई नहीं रहता, मगर हवा, धूप, बारिश का साथ मिलता रहता है उसे। कुछ न कुछ बदलता रहता है घर। घूमती हुई इस पृथ्वी पर घूम रहा होगा कहीं इधर उधर इस घर में पला बढ़ा इकलौता बेटा, जो हो चुका वृद्ध कब का, मगर इस घर के लिए अब भी वह बचुआ ही है। हवा, धूप, बारिश का साथ मिलता होगा उसे भी, बदल रहा होगा वह भी कुछ न कुछ। जब कोई अवसर आएगा ये दो बदले हुए लोग गलवहियां करेंगे। जब कोई अवसर आएगा ये दो बदले हुए लोग गलवहियां करेंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे। धुले खिलखिलाते नीले रंग में, धुले खिलखिलाते नीले रंग में घर के दरवाजे और खिड़कियां दुलार कर रही होंगी उस बचुआ के पोते पोतियों को। इस घर में आकर अपनी परवर्ती संततियों के बीच वह बुजुर्ग एक बच्चा बन जाता है। झुर्रियों के बीच की उसकी हंसी को 75 वर्ष पूर्व, झुर्रियों के बीच की उसकी हंसी को 75 वर्ष पूर्व जाकर देख लेती हैं इस घर की दीवारें। तब वह मात्र 5 वर्ष का था। मैं देखना चाहता हूं फुल्लनपुर का वह पुराना मकान फिर जो एक वृद्ध के लिए
किसी करामाती प्लास्टिक सर्जन से कहीं बढ़कर है, जो एक वृद्ध के लिए किसी करामाती प्लास्टिक सर्जन से कहीं बढ़कर है। वाह, और बहुत सुंदर। जी जी, और इसी क्रम में, इसी यात्रा में एक और कविता बनी थी, हालांकि वो कविता का मूल बन गया था इन कविताओं का, उस पर काम करता रहा। एक और कविता बनी थी, जिताऊ ताऊ, जिताऊ ताऊ। इसको सुनाता हूं और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जुड़ सकें शेनकाफ निजाम जी, नहीं तो फिर उनकी अनुपस्थिति में उनकी कुछ एक कविताओं को हम सुनेंगे और फिर हम इस कार्यक्रम को फिर विराम देंगे। एक और कविता बनी थी उसी यात्रा में बाद में, जिसका हमने शीर्षक रखा जिताऊ ताऊ। अपनी बढ़ती ऊंचाई के साथ, अपनी बढ़ती ऊंचाई के साथ बांस झुकने लगते हैं, काट दिए जाते हैं उनमें से कई 11-12 फीट की लंबाई में, 11-12 फीट की लंबाई में। और बांस से हम छत बनाते हैं, उसको सपोर्ट देकर, हम सभी जानते हैं कई इलाकों में, इन इलाकों में तो खास तौर। कविता इस तरह है, खड़े होकर समूह में, खड़े होकर समूह में और उठाकर कंक्रीट अपने ऊपर खड़ी कर देते हैं वे कई कई मंजिलें हमारे घरों की। आज नहीं है कोई प्रसंग, आज नहीं है कोई प्रसंग, जन्मदिन या पुण्यतिथि का या कोई और, मगर याद आ रहे हैं मुझे मेरे ताऊ जी, मगर याद आ रहे हैं मुझे मेरे ताऊ जी, जिन्होंने गांव कस्बे से लेकर प्रदेश राजधानी तक खड़े किए कई मकान। जब हाजिर हूं राम लखन पथ पटना के इस घर में, अदृश्य मगर शामिल बांसों के बीच, अदृश्य मगर शामिल बांसों के बीच किसी बांस की ही तरह वे मुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं, अडोल और तने तने। अदृश्य उपस्थित है हर जगह, परिवार को सुरक्षा देने की हर कोशिश को किसी परीक्षा की तरह देखते रहे ताऊ जी, परिवार को सुरक्षा देने की हर कोशिश को किसी परीक्षा की तरह देखते रहे ताऊ जी। सीने में दबाए कई संकल्प, पसीने से लथपथ, ताऊ जी हो या हो बांस, अपने आस पास को हिफाजत की देते हैं आस। ताऊ जी जब तक रहे हमारे लिए जिताऊ रहे, ताऊ जी जब तक रहे हमारे लिए जिताऊ रहे। वाह वाह वाह। जी शुक्रिया। और श्री प्रकाश शुक्ल जी का आदेश तो बस एक आखिरी कविता इससे, एक संग्रह से पढ़ लीजिए। जी इस संग्रह से पढ़ता हूं, अंतिम कविता छोटी सी ही है, इस संग्रह का पढ़कर हम लोग शेनकाफ निजाम जी को सुने। कैसे सुने संभव नहीं है, वे एयरपोर्ट पे उलझे हुए हैं, उनका सामान जिस विमान से वे आ रहे थे उस विमान में उनका सामान नहीं आ पाया, तो जाहिर सी बात है कि इससे काफी परेशानी बढ़ जाती है। आप कविता पढ़ के वाइंड अप कर दीजिए क्योंकि वेट मत करिए, देर काफी हो रहा है। अच्छा जी जी, तो हम उनकी अनुपस्थिति में ऐसा करेंगे शुक्ल जी कि 1-2 कविताएं शेनकाफ निजाम जी की यहाँ पढ़ लेंगे, 1-2 गजलें, हाँ। जी जी उसके बाद कर लेंगे और रोहिणी जी से कुछ सुन लेंगे, क्योंकि जब नहीं मेरा तो क्या है, मेरे पास जितनी कविताएं उपलब्ध थी, क्योंकि पुस्तक मेरे पास नहीं है, वो घर पड़ी है। जी जी वह नहीं कह रहा था, क्योंकि आज के अध्यक्ष शेनकाफ निजाम जी हैं, लेकिन वे अब यहाँ पर नहीं हैं, तो 2 शब्द बतौर अध्यक्ष आप कह
अंत में रोहिणी जी के 2 शब्द से समापन कर दीजिए। ठीक, जी। नहीं, अंत में श्री प्रकाश जी बोलेंगे। मैं तो आज मैं सिर्फ देख रही हूँ कि कवि सम्मेलन होते कैसे हैं, कवि गोष्ठियां। आज तो ठीक है, दिखाने दीजिए। तो जैसा आपका आदेश, तो हम शुक्ल जी से सुन करके एक अंतिम कविता मेरे इस संग्रह से, इसका टाइटल है उत्तरदायित्व का अनथक कोई सिलसिला। उत्तरदायित्व का अनथक कोई सिलसिला। जल से परिपूर्ण नदी अन्नपूर्णा है। जल से परिपूर्ण नदी अन्नपूर्णा है। नाद संग नहाती नदी संगीत पूर्णा। निरंतर चलायमान नदी हमें स्थिरता देती है। निरंतर चलायमान नदी हमें स्थिरता देती है। यथासंभव तृप्ति भी हमें पूर्णता के तट लगाती आगे बढ़ जाती है। त्रिषितों का एक पूरा सिलसिला है जिसकी जिम्मेदारी नदी ने अपने ऊपर ले रखी है। त्रिषितों का एक पूरा सिलसिला है जिसकी जिम्मेदारी नदी ने अपने ऊपर ले रखी है। जी शुक्रिया। बहुत जी धन्यवाद। और आप लोगों में से कोई कुछ शिनकाफ निजाम जी की रचनाओं को पढ़ना चाहेंगे क्या? 1-2 रचनाएं हम उनकी पढ़ लें, अच्छा रहेगा। जी जी। एक सिंबॉलिक रूप से उनकी उपस्थिति में एक कोई रचना पढ़ लीजिए बस। जी 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 बिल्कुल। तो हम उनकी एक आध गजल या जो अभी मिल जाए, मैं देख रहा हूं। जी, बहुत ही प्रसिद्ध उनकी एक गजल है, मेरे अल्फाज में असर रख दे। इसी को सुनाता हूं। मेरे शिनकाफ निजाम जी की गजल, मेरे अल्फाज में असर रख दे। मेरे अल्फाज में असर रख दे। सीपियां हैं तो फिर गुहर रख दे। सीपियां हैं तो फिर गुहर रख दे। बेखबर की कहीं खबर रख दे। बेखबर की कहीं खबर रख दे। हासिले जहमते सफर रख दे। हासिले जहमते सफर रख दे। मंजिलें भर दे। मंजिलें भर दे। आंख में उसके पैरों में फिर सफर रख दे। उसके पैरों में फिर सफर रख दे। चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले। चंद लम्हे कोई तो सुस्ता ले। राह में 1-2 शजर रख दे। राह में 1-2 शजर रख दे। और अगला शेर कि गर शजर में समर नहीं मुमकिन। गर शजर में समर नहीं मुमकिन। उसमें साया ही शाख भर रख दे। उसमें साया ही शाख भर रख दे। कल के अखबार में तू झूठी ही सही। कल के अखबार में तू झूठी ही सही। एक तो अच्छी सी खबर रख दे। एक तो अच्छी सी खबर रख दे। तू अकेला है बंद है कमरा। तू अकेला है बंद है कमरा। अब तो चेहरा उतार कर रख दे। अब तो चेहरा उतार कर रख दे। अच्छा होता कि मित्रों हम निजाम साहब से सुनते इन गजलों को, मगर कुछ स्थितियां उस तरह से अनुकूल नहीं हो पाई। नहीं तो पूरी योजना थी ही कि हम उनसे सुनते। तो शुक्ल जी, फिर जैसा रोहिणी जी का आदेश हुआ है तो फिर जी अब यही से हम लोग जी हाँ। तो आप लोग
बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यह जो कविता पाठ का सत्र था लगभग 1.5 घंटे चला, और एक अच्छी खबर यानी सीन काफ निजाम के गजल की पंक्तियों के साथ कि बहुत अच्छी खबर रखते हैं, तो बहुत अच्छी खबर के साथ यह संपन्न हुआ। यहीं पर राजुला जी हमारे बीच रही, रोहिणी जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। रोहिणी जी कविताओं में इनका आलोचक बहुत सजगता से मौजूद रहा, और उस पर बीच बीच में जो टिप्पणियां आती रही। यहीं पर हमारे बहुत अच्छे युवा आलोचक हैं विंध्याचल यादव, नई पीढ़ी के बड़े तेजस्वी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं वो। उनकी टिप्पणियां बीच में आ रही थी, मैं देख रहा था, तो लगभग वो सहमत हूँ कि शुरू कविताओं में तो रही, लेकिन एक जो आलोचक का जो मन होता कहीं न कहीं तो वो कविता पर तो शामिल हो ही जाता है। तो देखिए रोहिणी जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, अर्पण जी का खुद ये संग्रह से बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। देखिए एक बस आखिरी बात ये कि आज विश्व कविता दिवस था, और आपने जन सुलभ पुस्तकालय ने एक बहुत अच्छी पहल की, क्योंकि देखिए कविता अपनी मूल चेतना और स्वभाव में वैश्विक ही होती है। वह एक वैश्विक चेतना से संपन्न होती है, चाहे भले अपने देश यथार्थ के दायरे में विकसित होती हो, लेकिन उसकी यात्रा जो होती है वो अनंत तक होती है। वो कोई सीमाएं नहीं मानती, कोई नक्शा नहीं मानती, किसी प्रकार का बंधन नहीं मानती। सारे कवि मित्रों जो कविताएं सुनाई वो सब हर बंधन के खिलाफ कविताएं थी, और एक तरह का कह सकते हैं कि मनुष्यता की मुक्ति का आख्यान रचने वाली कविताएं थी। और कविता का बेसिक जो उद्देश्य है यही है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी को उत्सव के रूप में मनाने के लिए विश्व कविता दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आज बहुत शार्ट नोटिस पर, बहुत थोड़े समय में जन सुलभ पुस्तकालय ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। मुझे तो लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यवधान आ गया है, तो क्योंकि 8:30 बज रहा था और कहीं से कोई लिंक तक नहीं आ रहा था, लेकिन अर्पणा जी 2 घंटे से लगातार मेहनत कर रहे थे, और लोग पोस्टर बनाना, उसको जारी करना, तमाम सारी चीजें थी। और फिर हम लोगों ने अपने स्तर से जिस ग्रुप में डालना था उस ग्रुप में हम लोगों ने एक संदेश छोड़ा, भाई जल्दी ये कार्यक्रम होने जा रहा। तो आप सब बहुत अच्छा लगा, आप सब जुड़े, जो यहाँ पर श्रोता रहे, जो सुनते रहे, हमारे दर्शक श्रोता, उन सबके प्रति आभार, जन सुलभ की ओर से आभार। और बस ये सिलसिला चलता रहे, और कविता के बहाने हम लोग मिलते जुलते रहें, तो शायद तमाम तरह की जड़ताओं से, तमाम तरह की सीमाओं से हम मुक्त रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह यात्रा, यह सत्र यहीं पर संपन्न होता है। बाकी अर्पण कुमार जी कुछ कहना चाहे तो कहें। जी शुक्रिया ही कर सकता हूँ। अच्छा लगा कि आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों का स्नेह मिला और सहयोग। हमारे साथ बरयाम सिंह जी, रोहिणी अग्रवाल जी, श्री प्रकाश शुक्ल जी, राजुला शाह जी, ये सभी लोग उपस्थित हुए, और आज विश्व कविता दिवस पर एक कविताएं हम लोग सुन पाए, अलग अलग रंगों की, अलग अलग पीढ़ियों की, और हर कविता किस तरह से खास है, उसके अपने क्या मिजाज हैं, उसको हम देख पाए। और जब 20वीं हम लोग 21वीं सदी में हैं, और 20वीं सदी में जिस तरह से कविता को लेकर कई बार या आज भी जब कुछ नकारात्मक बातें कर दी जाती हैं, ऐसे में कविता को किस तरह से एक डायवर्सिटी का एक जो उसकी जो आवाज है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो यह आयोजन किया जाता है पूरे वैश्विक पटल पर, उसका अपना एक महत्व है। यूनेस्को ने इसको विश्व कविता दिवस आज की इस 21 मार्च को घोषित किया, और इसके अपने निहितार्थ हैं जो कहीं ना कहीं एक सभी को लेकर चलने की और सह अस्तित्व की भावना से ओतप्रोत हैं। तो अच्छा लगा कि इस अवसर पर एक पूरी रंगोली कविताओं की सज पाई। आप सभी लोग समय निकाल कर आए, कुछ असुविधा हुई होगी, कुछ विलंब हुआ होगा, तो उसके लिए खेद है, माफी है। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार जी शुक्रिया।